नमस्कार, मैं हूँ गौरव पाल, आप देख रहे हैं राजपथ। आज हम फिर हाज़िर हैं अपने प्राइम टाइम शो में इस डिस्कशन में एक बड़ा मुद्दा लेकर। वो मुद्दा जो कई दिन से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा खेल कर रहा है, क्या नाम है, चर्चाओं का विषय बना हुआ है। ये बात शुरू हुई कल से जब अखिलेश यादव आज़मगढ़ पहुँचे और वहाँ पर उनसे एक मीडिया पैनलिस्ट ने, एक यूपी तक के रिपोर्टर ने सवाल किया कि अखिलेश जी, मायावती और राहुल गांधी के बीच नज़दीकियाँ हो रही हैं, इसको आप किस प्रकार से देखेंगे? तो उस सवाल पर अखिलेश यादव ने जो रिएक्शन दिया वो सुनने लायक था। मतलब वो बहुत गौर करने लायक था। उन्होंने कहा कि उसको कहा कि ये चंडू खाने का सवाल अब मत कीजिए, कि ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया, चंडू खाने का सवाल मत कीजिए और ये अब फालतू की अफ़वाहें अपनी चैनल से ना चलाइए। तो उनके जवाब से कहीं न कहीं नज़र आ रहा था कि बौखलाहट तो सपा प्रमुख के भीतर है। कहीं अगर कांग्रेस और बसपा साथ में आ गए, तो उनका क्या भविष्य होगा? तो इसी बात पर चर्चा करने के लिए आज हमने ये अपना जो डिस्कशन है वो रखा है और हमारे इस पैनल में आज हमारे साथ जुड़े हैं लखनऊ से प्रवेश त्यागी जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और इंजीनियर स्नेहा, जो कि नेशनल चौपाल की सह-संस्थापक है। आप दोनों लोगों का हमारे चैनल में, इस पैनल डिस्कशन में स्वागत है। नमस्कार। तो प्रवेश त्यागी जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा कि आप इतने समय से उत्तर प्रदेश की राजनीति को देख रहे हैं। आप काफ़ी समय से आपने पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक पूरा जो राजनीति का परिवेश है वो देखा है। पहले बसपा का काल भी देखा, सपा का काल भी देखा, भाजपा का काल भी देख रहे हैं। तो ये जो सवाल किया गया अखिलेश यादव से और जो उनकी बौखलाहट नज़र आई, तो आपको क्या लगता है कि अगर बसपा और कांग्रेस के बीच में नज़दीकियाँ कम हो रही हैं, तो उससे अखिलेश यादव को क्या नुकसान होगा? देखिए गौरव जी, एक बात को समझने की कोशिश कीजिए कि राजनीति जो है, वो जो सियासत जो है, इस सियासत में कब कहाँ क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। एक बड़ी बात कही जाती थी 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कि समाजवादी पार्टी और बसपा का कभी गठबंधन नहीं हो सकता। लेकिन 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों मिले और दोनों एक साथ चुनाव लड़े। इसी तरीके से अभी तक कांग्रेस और बसपा का गठबंधन का इतिहास उत्तर प्रदेश में नहीं है। मगर कब क्या हो जाए इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता। अगर राजनीति के हिसाब से देखें तो राजनीति में कुछ भी चीज कभी भी संभव है। तो ऐसा कहना हो सकता है कि ये अखिलेश यादव की बौखलाहट हो या अखिलेश यादव नहीं चाहते हो कि किसी भी तरीके से बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस एक साथ आए, क्योंकि अगर बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस एक साथ आते हैं तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी दल को होगा वो समाजवादी पार्टी है और उसके मुखिया अखिलेश यादव है। क्योंकि जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव में मुस्लिम मतदाता ने समाजवादी पार्टी के प्रति नाराजगी दिखाई है, मैं मुस्लिम मतदाता की बात कर रहा हूं, मुस्लिम नेता की बात नहीं कर रहा हूं। ये बात समझने की है कि मुस्लिम नेताओं को तो मनाया जा सकता है, लेकिन बात मतदाता की है, नेता की नहीं है। जिस तरीके से मुस्लिम मतदाताओं ने नाराजगी दिखाई है वो कहीं ना कहीं एक समाजवादी पार्टी के लिए इंडिकेशन है कि या तो सुधर जाइए, नहीं सुधरेंगे तो हमारे पास विकल्प है, चाहे वो ओवैसी के रूप में हो, चाहे वो कांग्रेस के रूप में हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी के रूप में हो। क्योंकि इस बार के नगर निकाय के चुनाव में मुस्लिम मतदाता ने ये भी चिंता नहीं, फिक्र भी नहीं की कि अगर हम आम आदमी पार्टी या ओवैसी की पार्टी या बसपा के साथ या कांग्रेस के साथ वोट डालने के लिए चले जाते हैं, हम उसको वो अपना मत डाल देते हैं तो भाजपा जीत जाएगी, उसे इस बात की भी कतई चिंता नहीं थी। उसका सीधा सीधा मकसद ये था, अपने वोट के जरिए वो ये मैसेज, ये संदेश देना चाहते थे समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के मुखिया को कि हमारे पास भी विकल्प है। अगर आप हमारी बात नहीं करेंगे, आप हमारे नेताओं का सम्मान नहीं करेंगे, आप हमारे नेताओं को टिकट नहीं देंगे और केवल हमारी वोट का इस्तेमाल करके आप सत्ता में बने रहना चाहते हैं, तो अब ये नहीं चलेगा। अब आपको बराबरी का हिस्सा हमें देना पड़ेगा, तभी जाकर समाजवादी पार्टी के साथ हम अपना वोट कास्ट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। हमने विकल्प तलाश कर लिए। तो कहीं ना कहीं विकल्प देने की कोशिश की है मुस्लिम मतदाता ने इस बार अलग अलग पार्टियों को मतदान करके। और सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी के जो गढ़ कहलाते थे, चाहे रामपुर हो, अमरोहा हो, संभल हो, मुरादाबाद हो, मेरठ हो, सहारनपुर हो, समाजवादी पार्टी इन सभी जगहों पर, क्योंकि आज की डेट में मुरादाबाद के मौजूदा सांसद समाजवादी पार्टी के हैं, 5 विधायक 2022 में समाजवादी पार्टी को मिले हैं।
इसी तरीके से संभल में 2 समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक है और मौजूदा सांसद भी समाजवादी पार्टी के हैं। इसी तरह अमरोहा में मौजूदा विधायक समाजवादी पार्टी के और लंबे समय से चले आ रहे हैं, अमरोहा और संभल। ऐसे ही रामपुर में लंबे समय से समाजवादी पार्टी का वर्चस्व कायम रहा है। आज भी 2022 में भी 3 विधायक समाजवादी पार्टी के वहां जीते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ कि रामपुर में आम आदमी पार्टी ने बाजी मारी, संभल में AIMIM ने बाजी मारी, मुरादाबाद की एक नगर पंचायत पे AIMIM जीती। नगर मेयर के चुनाव में कांग्रेस बड़े दल के रूप में उभरी और मात्र 3-3.5 हजार वोटों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी से हारी। इसी तरीके से मुस्लिम मतदाता ने मेरठ में भाजपा के आने की चिंता ना करते हुए समाजवादी पार्टी को छोड़कर अपनी पहली पसंद AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को बनाया। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी को छोड़कर सहारनपुर के मतदाताओं ने पहली पसंद हाथी को बनाया। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर आगरा के मतदाताओं ने बहुजन समाज पार्टी के साथ जाना पसंद किया। मथुरा में मुस्लिम मतदाता ने जो कांग्रेस के साथ जाना पसंद किया। तो कानपुर में भी बड़ी संख्या में कांग्रेस को मुस्लिम वोट मिले। तो ये सब मुस्लिम मतदाताओं का एक तरीके से इंडिकेशन समाजवादी पार्टी को है कि अगर आप अपने आप में सुधार नहीं करते और हमें हमारे हिसाब से हिस्सेदारी नहीं देते हैं तो हम आपको वोट नहीं देंगे। हमारे पास विकल्प है और हम अगला विकल्प अपना चुन लेंगे, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, AIM हो या आम आदमी पार्टी हो। तो ये सीधा सीधा इशारा समाजवादी पार्टी के लिए। अगर इस चुनाव में कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी किसी भी रूप से गठबंधन कर लेते हैं या उन दोनों पार्टियों का गठबंधन बन जाता है तो सीधा सीधा ये समझिए कि समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। समाजवादी पार्टी की हालत ये भी हो सकती है कि समाजवादी पार्टी का कोई टिकट लेने वाला भी ना हो बचे। गौरव जी प्रवेश जी, जो आपने बात कही, इस चीज को हम देख रहे हैं काफी समय से। हमारे चैनल से बात की जाती है कि 24 के चुनाव के प्लेयर अखिलेश नहीं है। सैयद कासिम साहब भी तमाम इस बात को कह रहे हैं और देखा कि हम सब ने देखा कि निकाय चुनाव में क्या हुआ। निकाय चुनाव में जो मुस्लिम समाज का वोट था, जिसको समाजवादी पार्टी का कोर वोटर कहा जाता था, वो उनके साथ नहीं गया। हमारे साथ आशीष कुमार जी जुड़ चुके हैं, जो कि दलित चिंतक हैं। नमस्कार आशीष जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप अपना माइक वो कीजिए, अनम्यूट कीजिए, आपका माइक म्यूट पे है। अब फिर अनम्यूट हो गया, उसको म्यूट कीजिए। हाँ, आवाज आ रही है? चलिए, आप इतना अपना टेक्निकल देख लीजिए, हम बात करते हैं स्नेहा की ओर चलते हैं। स्नेहा, एक सवाल मेरे मन में और आ रहा है। अखिलेश यादव 2022 में एक तरीके से जो पॉलिटिक्स कर रहे थे, जो ब्राह्मणवादी पॉलिटिक्स कर रहे थे, परशुराम का फरसा उठा रहे थे, परशुराम के मंदिर में जा रहे थे, स्थापित कर रहे थे। उसके बाद फिर उनको वो चाह रहे थे कि उनको ब्राह्मण समाज का वोट मिले। उन्होंने यहाँ पर एक बड़ी सभा भी की थी, लेकिन अखिलेश यादव को ब्राह्मण समाज का वोट नहीं मिला। उसके बाद भी वो उसी पिच पर है। अभी निमेशास में वो एक हवन करने जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं वही पिच है जिस पिच पर राहुल गांधी खेल रहे थे 2019 में और अपने आप को जनेऊ पहनकर ब्राह्मण बता रहे थे। तो ये जो पिच है, जो धर्म की पिच है, जो हिंदुत्व की पिच है, जो ब्राह्मणवाद की पिच है, ये तो भाजपा की पिच रही है। अगर अखिलेश यादव इसी पिच पर रहे तो क्या वो चुनाव में कुछ कर पाएंगे या फिर 2022 वाला ये हाल होगा? गौरव जी, जैसे कि बीजेपी का जो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, उस स्ट्रॉन्ग फील्ड पर अगर उसी की कॉपी करेंगे तो क्या है कि आप लेवल अगर चेंज करते हैं, मतलब ओरिजिनल हिंदुत्व का एजेंडा तो ऑलरेडी सेट करके बीजेपी काम कर रही है। अब आप डुप्लीकेट हिंदुत्व बताएंगे तो वो काम नहीं करेगा। अगर वो हिंदुत्व के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, वो हिंदुत्व के पिच पर अगर बीजेपी खेल रही है तो वो माहिर है, तो मतलब वो उस अपने फील्ड में वो मजबूत है। तो ऐसे में उसी फील्ड पर उसके साथ खेलना या फिर उसे हराने की बात करें तो हो नहीं सकता है। तो ये मुझे लगता है कि राहुल गांधी तो इसे समझ गए, अखिलेश यादव इसे समझ नहीं पा रहे, इसीलिए हवन करवा रहे हैं। हवन करवा के वो कह रहे हैं कि वो बीजेपी को हरा पाएंगे। तो ये उसी आइडियोलॉजी के साथ उसी फील्ड पर जो अपना लेबल लगाकर अगर काम करोगे तो वो नहीं हो पाएगा। तो ये तो जो है अखिलेश यादव अगर ये जो करते हैं तो ये तो ये कह सकते हैं कि वो अपने पीठ छोड़ रहे हैं। वो कंफ्यूजन भी बहुत उनके इसमें कंफ्यूजन भी काफ़ी है उनके लीडरशिप में। आप देखें तो काफ़ी कंफ्यूजन नजर आता है। कभी वो शूद्र की बात करते हैं, शूद्र सवर्ण की बात करते हैं,
तो कभी लगता है कि वो बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को साकार करने की बात करते हैं, फिर मतलब वो कंफ्यूजन उनके अंदर काफी है, फिर हवन कराने की बात करते हैं। तो एक साथ तो दो आइडियोलॉजी नहीं चलेगी, एक म्यान में दो तलवारें तो चलेगी नहीं। पहले तो वो डिसाइड कर ले कि उनका उनका रास्ता कौन सा है। हालांकि 2024 में वो रेस में नहीं है, 2024 में कहीं नहीं है, लेकिन बात इसलिए हो रही क्योंकि उन्होंने जो अपनी इंटरव्यू में जो बौखलाहट नजर आई, उस बौखलाहट के बाद ही अब ये सारे मुद्दे सामने आ रहे हैं। तो उन्होंने तीसरे, जबकि वो 2024 के रेस में नहीं है, फिर भी वो तीसरे मोर्चे की जरूरत उनको महसूस हो रही है। वो इधर जा रहे हैं, कभी तेलंगाना जाते हैं, कभी कर्नाटक जाते हैं। तो ये सारी जो चीजें दिख रही हैं, तो इससे उनके अंदर ये तो लग रहा है कि मेरा जो मेरी जमीन है वो खिसक जा रही है। अब जिस 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 फार्मूले पर उन्होंने काम किया, MY के फार्मूले पर, मुस्लिम और यादव इस फार्मूले पर काम किया, तो ये फार्मूला भी अब काम में नहीं आ रहा है, वो ये समझ चुके हैं। और अगर ये फार्मूला जैसे फेल हो गया, क्योंकि जैसे कि हमें परवेश भाई ने बताया, उससे तो हम सहमत है, क्योंकि मुस्लिम वोट तो छिटक ही गया। वो जानते हैं कि नगर निकाय में क्या हुआ, और नगर निकाय चुनाव में मुस्लिम वोट छिटक गया, और उसके बाद अब बचा जो यादव वोट है वो 2024 में हिंदू राष्ट्र के साथ है। चूंकि हवन कराना जो है, या फिर हिंदू राष्ट्र की बात करना, या फिर योगी आदित्यनाथ के साथ खाना खाना, या फिर मोहन भागवत के पैर छूना, ये सारी चीजें क्या बताती है? ये सारी चीजें ये बताती है कि वो हिंदुत्व के बीच पर ही रहना चाहते हैं, और ये उनका जो कंफ्यूजन है, यही उनको उनकी राजनीति को ले डूबेगा आने वाले 2024 में। जी बिल्कुल स्नेहा जी। आशीष कुमार जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आपकी आवाज हमको सुनाई नहीं दे पा रही है, आपका कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम हो रहा है। आपकी आवाज बिल्कुल, आपको आ रही है इनकी आवाज? नहीं। आशीष जी, अपना आप अनम्यूट पे हैं। आशीष जी, आप म्यूट अपने आप, हाँ अब आ रही है। अब आपकी वॉइस में इशू हो रहा है, तो चलिए हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। प्रवेश जी, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि अखिलेश यादव 2022 के चुनाव के बाद एक एक्सपेरिमेंट करने की सोचते हैं। अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, उनके दिमाग में एक बात आती है कि हम अगर अपने MY वोट बैंक में एक D वोट बैंक और जोड़ ले जाए, MYD यानी कि दलित वोट बैंक और जोड़ ले जाए, तो शायद हम भाजपा को हरा देंगे। तो उसका हमें कभी कभी देखने को मिलता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य प्रखर होकर एकदम से कटाक्ष करने लगते हैं धार्मिक ग्रंथों पर, और अखिलेश यादव भी खुद को विधानसभा में शूद्र कहने लगते हैं, तमाम ऐसी बातें करने लगते हैं। लेकिन उनका जो ब्राह्मण मोह है, जो उनका स्वर्ण मोह है, वो नहीं जाता। वो कहीं ना कहीं उनकी पार्टी की आप लीडरशिप में देख लीजिए, उनके आसपास रहने वाले लोगों में देख लीजिए कि वो दलित वोट जोड़ने के लिए चंद्रशेखर रावण के साथ गठबंधन में तो आ जाते हैं, लेकिन क्या वो इस प्रकार से, जिस प्रकार से दो नावों में सवार हो गए हैं, एक पैर उनका वो चाहते हैं कि उनका बहुजन पॉलिटिक्स में रहे, बहुजन वोटर्स के साथ रहे, और दूसरा वो जो उनका स्वर्ण मतदाताओं के साथ रहता ही है, जिसमें ब्राह्मण ले लीजिए या फिर जो क्षत्रिय वोट बैंक है उसमें ले लीजिए। तो आपको क्या लगता है कि इस प्रकार से जैसे उनकी राजनीति दो नावों पर चल रही है, तो क्या इसका परिणाम क्या होगा? इसका आगे चल के उनको फायदा होगा, नुकसान होगा? और अगर नुकसान होगा तो वो उस चीज को समझ क्यों नहीं रहे? फिलहाल जिस रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी के मुखिया राजनीति में हैं, उसमें कहीं ना कहीं अपनी इस रणनीति में बदलाव करने होंगे, क्योंकि ये रणनीति उनकी 2014, 2017, 2019 और 2022 के चुनाव में पूरी तरह फेल साबित हुई है। 2022 के चुनाव में वो 47 से 111 पर भले ही आ गए हो, मगर सरकार बनाने में नाकाम रहे हैं, और तब नाकाम रहे हैं जब उन्होंने पूरब से लेकर पश्चिम तक छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों को अपने साथ जोड़ा था, उनके साथ गठबंधन किया था, लेकिन सीटों के कंफ्यूजन का मामला तब भी वो क्लियर नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। जो गठबंधन दल जीत सकता था वो सीटें, मगर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं उनकी रणनीतिक चूक है, जो वो बार बार फेल होने के बावजूद भी उसमें सुधार नहीं कर पा रहे हैं। आज की डेट में आप देखिए कि 2022 में जो दो दल उनके साथ चुनाव लड़े थे, अलायंस पार्टनर थे, वो दोनों दल चुनाव के बाद उनसे किनारा कर चुके हैं।
पूर्वांचल की हम बात करें तो ओम प्रकाश राजभर, सुभाषबा प्रमुख उनसे किनारा कर चुके हैं, लगभग भाजपा के पाले में खेल रहे हैं। केशव देव मौर्य उनके साथ थे, वो भी उनसे किनारा कर चुके हैं, उनकी भी उनसे दूरियां बढ़ चुकी हैं। जो भारतीय जनता पार्टी से टूट कर आए थे आपके दारा सिंह चौहान, उनसे भी उनकी आजकल अनबन की खबरें हैं। हालांकि इन खबरों में कितनी सच्चाई है ये तो समय बताएगा, लेकिन अनबन की खबरें सामने आ रही हैं। जयंत चौधरी से वो बात उनकी नहीं हो पा रही है। वो गठबंधन नगर निकाय के चुनाव में भी आपने देखा कि किस तरीके से गठबंधन की क्या स्थिति रही, क्या हालात रहे कि जहां समाजवादी लड़ी वहीं लोकदल भी लड़ा, जहां लोकदल लड़ी वहीं समाजवादी भी लड़ी, तो गठबंधन में कंफ्यूजन रहा। तो जयंत चौधरी की पिछले काफी लंबे समय से शायद उनसे बात नहीं हुई है, और कहीं ना कहीं ये भी एक रणनीतिक चूक का हिस्सा है, क्योंकि अगर आप अपने मजबूत अलायंस पार्टनर को भी सम्मान देने में, उसको सीटों के बंटवारे में उसके साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहे, तो ये कहीं ना कहीं आपकी बड़ी चूक है सियासी एतबार से। तो इन सब छोटी छोटी चीजों को आपको समझना होगा, जानना होगा, क्योंकि आज पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी अपना एक वजूद रखती है। उसके मौजूदा हालात में उसके 6 विधायक हैं, जीत कर आए हैं आपके साथ अलायंस में। वो अपना कहीं ना कहीं वजूद रखती है, उसने अपना बेस वोटर बनाया है, उसका अपना बेस वोटर है, जो जिसकी एक बड़ी वजह रही कि आपने 2022 के चुनाव में गाजीपुर हो, आपका आजमगढ़ हो, आपका अंबेडकर नगर हो, आपका मऊ हो, आपने क्लीन स्वीप किया है। लगभग बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है। जौनपुर में आपने शानदार प्रदर्शन किया उस गठबंधन की बदौलत ही। ये आपको सोचने की और समझने की जरूरत है कि सबसे पहले अपने अलायंस पार्टनरों को आपको साधे रखना है, उनको मजबूती से अपने साथ बनाए रखना है। अगर आपके अलायंस पार्टनर टूटकर अभी से दूसरे दलों की तरफ रुख करने लगे हैं, तो इसका मतलब ये साफ है कि कहीं ना कहीं आपके साथ उनका तालमेल बेहतर नहीं है और आप उन्हें साथ पाने में नाकाम है। ये सबसे बड़ी एक वजह है। दूसरी बात यह है कि 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी केवल 5 लोकसभा की सीटें जीती थी, जिनमें मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मैनपुरी और आपका आजमगढ़ थी। रामपुर और आजमगढ़ की सीट समाजवादी पार्टी उपचुनाव में हार चुकी है। आज उसके पास केवल 3 सांसद हैं, और उन तीनों सांसदों के क्षेत्रों का हाल भी ये है कि आप मैनपुरी को अगर आप छोड़ दें तो ना आप सुरक्षित हैं मुरादाबाद में, और ना आप सुरक्षित हैं संभल में। संभल के मौजूदा सांसद सफीकुर रहमान बर्ग को आप साथ पाने में नाकाम है। वो कभी भी उनका बयान आपके अगेंस्ट आ जाता है, कभी ना कभी उनकी नाराजगी झलकने लगती है। तो ये सब वजह है जो कहीं ना कहीं मुस्लिम बाहुल इलाकों में AIMIM और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और आम आदमी पार्टी को बढ़ावा दे रही है, या बहुजन समाज पार्टी का जनाधार बढ़ा रही है, या कांग्रेस अपने जनाधार को बढ़ा रही है। कहीं ना कहीं आप स्पेस दे रहे हैं उन दलों को जो आपके विरोधी दल है, लेकिन आप उसके बावजूद भी संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं। जब आप संभलेंगे नहीं तो ऐसी स्थिति में आपका जो बेस वोटर है, जो मुसलमान जिसने आपको लगभग 85-90% वोट 2022 के चुनाव में दिया, ऐसी क्या वजह हुई कि 1 साल के अंदर ही वो मतदाता आपसे दूर हो जा रहा है। वो मतदाता आपके साथ खड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। उसके जो नेता हैं वो आपसे छिटक रहे हैं, वो उनकी नाराजगी को आप दूर नहीं कर पा रहे हैं। जब तक आप अपने मतदाता, अपनी नेता की नाराजगी को दूर नहीं कर पाएंगे, तो आप इतने महत्वपूर्ण चुनाव, जो 2024 का चुनाव है, वो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। और ऐसे चुनाव के लिए जहां सभी दल, छोटे से लेकर बड़े तमाम दल, अपनी सियासी रणनीति बनाने में जुटे हैं और उसको फील्ड पर कारगर करने में जुटे हैं। हाल ही में बहन जी ने एक चुनाव के बाद समीक्षा बैठक की और उन्होंने उसमें कहा कि गांव-गांव जाकर जो है बहुजन समाज पार्टी लोगों को जोड़ने का काम करेगी। वोट हमारा राज तुम्हारा का नारा दिया। तो ये वो नारा है जो बहुजन समाज पार्टी का पुराना नारा है, और इस नारे की बदौलत बहुजन समाज पार्टी 2007 के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बना चुकी है। अखिलेश यादव जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे 2012 के चुनाव के बाद, तो सब कुछ उन्हें नेताजी का करा धरा मिला था। उसके बाद का जो चुनाव हुआ है वो 2014 2017 वो अखिलेश जी के चेहरे पर लड़ा गया, दोनों में वो फेल हुए। 2019 अखिलेश जी के चेहरे पर लड़ा गया, वो उसमें फेल हुए। 2022 अखिलेश जी के चेहरे पर लड़ा गया, वो उसमें फेल हुए। आज स्थिति यह है कि नगर निकाय चुनाव की मेयर की 17 सीटों पर आपकी हालत क्या है, ये किसी से छिपी नहीं है। तो ये सब कुछ सोचना होगा अखिलेश यादव को। केवल बयानबाजी करने से या AC के कमरों में बैठकर मंत्रणा करने से काम नहीं चलेगा। अपने मतदाता के बीच जाना पड़ेगा, उसको मनाना पड़ेगा, नेताओं को साधना पड़ेगा। तब तक अगर आप ये काम नहीं कर पाते, अपने अलायंस पार्टनरों को साधना पड़ेगा। अगर आप इस काम को कर पाने में नाकाम है तो फिर आपके लिए 2024 बहुत टेढ़ी खीर है। और
आपके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान आपको 2024 में हो सकता है। जहां तक बात कांग्रेस और बसपा के गठबंधन की है, तो कांग्रेस और बसपा के गठबंधन की सुगबुगाहट राजनीतिक हलकों में धीरे धीरे होनी शुरू हो गई। लोग ये तो नहीं कह रहे कि गठबंधन हो गया या नहीं होगा, लेकिन लोग ये चर्चा करने लगे हैं कि अगर बसपा और कांग्रेस मिल जाते हैं तो ये एक बड़ा भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में रोकने के लिए एक बड़ा गठबंधन होगा। तो ये कहीं ना कहीं जी चर्चा लोगों में अब होने लगी है। तो अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और समाजवादी पार्टी के लिए तो सबसे बड़ा झटका होगा। तो इस तरीके से अखिलेश यादव को इन सब चीजों को समझने की जरूरत है, अपने नेताओं को, अपने मतदाताओं को साधने की जरूरत है, उनको रूठों को मनाने की जरूरत है। क्योंकि आपके जो आपके मास लीडर है, जो आपके जमीनी नेता हैं, अगर वही आपसे नाराज रहेंगे तो जमीन पर जनता से जुड़े हुए जो नेता हैं वो फिर जनता उनके साथ है, जिनके साथ जनता है, जो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं आपके, अगर वो आपके नाराज रहेंगे तो मतदाता आपसे खुश कैसे रहेगा? आपको अपने नेता को भी खुश करना है और आपको अपने वोटर को भी खुश करना है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक चूक की वजह से अखिलेश यादव को ये सब परेशानियों का सामना फिलहाल करना पड़ रहा है। अगर अभी समय है, अगर समय रहते वो नहीं संभल पाए तो कहीं ना कहीं उनके लिए दिक्कत हो सकती है। अभी मेरे पास एक सूचना है, अपडेट है कि जो 12 जून को विपक्षी दलों की बैठक पटना में होने वाली थी, वो बैठक अभी रद्द कर दी गई है और अगले मतलब 20 तारीख के आसपास या उसके बाद वो बैठक हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इसकी एक बड़ी वजह है कि क्यों बैठक के पीछे रद्द होने का क्या कारण है, अभी ये तो पता नहीं चल पाया। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की कांग्रेस से नजदीकी बढ़ने की बात आई है, तो जमीन पर जो बात चल रही है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि पार्टियां चाहती हो कि किसी तरह मायावती को भी बनाया जाए, उनको भी अपने साथ लाया जाए। तो ये देखना होगा कि बहन जी को मना पाते हैं कि नहीं मना पाते हैं, साथ ला पाते हैं कि नहीं ला पाते हैं। हालांकि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया खुद को अकेला चुनाव लड़ने की बात का ऐलान पहले ही कर चुकी है। अब उसमें वो अपने स्टैंड पर कितना कायम रहती है या गठबंधन में आती है, ये तो समय बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इस समय अगर कोई चुनाव में नुकसान होने वाला है तो समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में होने वाला है। गौरव जी जी, आशीष जी आ गए हैं फिर से। आशीष जी, आपको आवाज आ रही है? इस बार आप हेलो, आपके साथ इशू फिर वही हो रहा है। कोई नहीं, मेरा एक और सवाल था परवेज जी आपसे कि उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम है, जो मुस्लिम समाज है, जो मुस्लिम उसका वोटर है, तो कहीं ना कहीं एक बात चल रही है राजनीतिक गलियारों में भी कि जो उत्तर प्रदेश का मुस्लिम वोटर है वो आने वाले समय में 24 के चुनाव में एक निर्णायक भूमिका में नजर आएगा और जो भी दल, जो भी पार्टी मुस्लिम वोट को साध ले जाएगी वो 24 के चुनाव में बड़ा खेल कर देगी, बड़ा क्या नाम है उसको, फायदा मिलेगा। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं प्रवेश जी? क्या मुस्लिम समाज का वोटर जो है, जो मुस्लिम वोटर है, वो एक बड़ी निर्णायक भूमिका में नजर आ रहा है 24 के चुनाव के लिए? आप ये समझिए कि कांग्रेस का जो बेस वोट है या बहुजन समाज पार्टी का जो बेस वोट है, अगर उसके साथ में मुसलमानों का 20%, 21%, 22% के लगभग इसी फिगर में जो भी वोट परसेंटेज है, अगर वो मिल जाता है, वो खड़ा हो जाता है, तो उसके साथ तो प्लस हो जाएगा। तो जिस दल के साथ मुसलमान, उत्तर प्रदेश में मुसलमान वोटदाता एक बड़ी ताकत है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। मुसलमान वोटर एक बड़ी ताकत है और जिस तरीके का इस समय देश में, प्रदेश में माहौल है, उसमें मुस्लिम मतदाता, आज जो समाजवादी पार्टी 111 विधायकों के साथ सदन में है, वो कहीं ना कहीं मुस्लिम मतदाताओं की बदौलत ही है, उनके वोटों की बदौलत ही। क्योंकि मुस्लिम मतदाताओं ने, मैंने जैसे पहले भी बताया अपने कमेंट में कि 85 से 90% समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान किया। तो मुस्लिम उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और अगर ऐसी भूल कोई दल करता है, क्योंकि आज की डेट 2022 तक मुस्लिम मतदाता जो समाजवादी पार्टी के साथ बिल्कुल मजबूती के साथ खड़ा था और उन्होंने जो समाजवादी पार्टी ने जो कैंडिडेट जिस बिरादरी, जिस समाज का दे दिया, भले ही वो सीट मुस्लिम बाहुल रही है, उन्होंने उसको भी नजरअंदाज करते हुए समाजवादी पार्टी के पक्ष में खुलकर मतदान किया। तो ये एक बड़ी बात है कि आज समाजवादी पार्टी की हर बात को मुस्लिम मतदाता ने सर माथे पर लिया। लेकिन इस समय नगर निकाय चुनाव के परिणाम इस बात का संकेत दे रहे हैं कि अब मुस्लिम मतदाता समाजवादी पार्टी पर भरोसा, पहले की तरह भरोसा नहीं कर पा रहा है। कहीं ना कहीं उसके भरोसे में कमी आई। अब इसके पीछे क्या बड़े कारण है, वो समाजवादी पार्टी के मुखिया को सोचना होगा, समझना होगा और उन कारणों को दूर करना होगा, ताकि मुस्लिम मतदाता को अपने साथ जोड़े रख। अगर 2024 में खुद को
फाइट में बनाए रखना है, चुनाव में बनाए रखना है, तो समाजवादी पार्टी को मुस्लिम मतदाताओं को अपने साथ मजबूती के साथ जोड़ना होगा, उसे बनाए रखना होगा, वरना समाजवादी पार्टी के लिए ये चुनाव बड़ा ही नुकसान का साबित हो सकता है। गौरव जी। मेरा सवाल कुछ और एंगल से था कि जैसे बहुजन समाज पार्टी ने प्रतिनिधित्व दिया मुस्लिम समाज को और 17 में से 11 टिकट जो थे मेयर के चुनाव में वो मुस्लिम कैंडिडेट को दे दिए। फिर ये नहीं देखा कि कैंडिडेट मजबूत है या फिर क्या नाम है कमजोर है, लेकिन मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दे दिए एक मैसेज देने के लिए कि देखिए हम लोग आपको रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। ये बात बसपा सुप्रीमो कहना चाहती थी, लेकिन जैसे उस चुनाव में समय कम था, बाकी सब बातें थी, अब 1 साल का समय है। तो स्नेहा, आपको क्या लगता है कि कैसे बसपा सुप्रीमो मुस्लिम समाज के वोटर को अपनी और अपनी पार्टी की ओर आकर्षित कर पाएंगी, अपनी पार्टी के खेमे में लाने में सफल हो पाएंगी? क्या उन्हें करना चाहिए इस समय मुस्लिम समाज के वोटर्स को साधने के लिए कि वो जो समाजवादी पार्टी से बिखर गया है वो बिखर के बटे ना, वो एक मुश्त होकर बसपा के पास आए? ऐसा क्या करना पड़ेगा बसपा सुप्रीमो को? जी गौरव जी, बहुजन समाज पार्टी को उसका अपना बेस वोट तो है, बट उसको अब मुस्लिम वोट भी साथ में चाहिए। तो एक तो जो नगर निकाय चुनाव में एक प्रैक्टिकल हो चुका है कि रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की गई है और ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की गई है, लेकिन उसके बाद भी बहुजन समाज पार्टी का एक पहले प्रोग्राम चलता था, एक अभियान चलता था भाईचारा वाला। तो भाईचारा की कंसेप्ट पर अभी जो है बसपा का काम नहीं नजर आ रहा। तो ये एक काम जो है वो शायद बच गया है, या फिर अब भाईचारा कमेटी बहुजन समाज पार्टी की नहीं होती है। तो इन चीज़ों की ज़रूरत है कि संगठन में जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी एक ऑर्गेनाइजेशनल ढांचे के साथ काम करती है, तो उस ऑर्गेनाइजेशनल ढांचे में वैसे देखा गया है कि कई जगह पर बैन जी ने जिन प्रभारियों को लगाया है, जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, चाहे जिले की कहो या फिर मंडल की, तो काफ़ी मुस्लिम नेता दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल ढांचा जो है वो काफ़ी ये कह सकते हैं काफ़ी वास्ट है और कॉम्प्लेक्स है बहुजन समाज पार्टी का। समझना जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो उस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में जब तक भाईचारा कमेटी में सिर्फ ना सिर्फ मुस्लिम बल्कि और भी जो भाईचारा कमेटी की, क्योंकि ये जो बातें होती है कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो सिर्फ एक किसी जाति विशेष की पार्टी है, तो उस चीज को जो है वो चीज आज की तारीख में लोग बोलने लगे हैं। क्योंकि 2007 में ये चीज नहीं बोलते थे। बहुजन समाज पार्टी तब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय में बात करती। हालांकि बहुजन समाज पार्टी का एजेंडा भी यही है कि तमाम शोषितों, वंचितों, अकलियतों के लिए काम करे। बहुजन समाज पार्टी का ये विचारधारा रही है कि जितने भी पिछड़े हैं, दलित है, आदिवासी है और जो मुख्यधारा में नहीं रहे, जो भी हाशिए पर है, उन तमाम लोगों की बात करने के लिए बहुजन समाज पार्टी बनी हुई है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया है तो कुछ रणनीति जो है बहुजन समाज पार्टी की, उस रणनीति में बदलाव की जरूरत है। उसमें मुझे लगता है भाईचारा कमेटी की जरूरत है, वो अंदर के ढांचे के लिए, जहां पर वोटर के साथ जो संपर्क आता है कार्यकर्ताओं का, वहां पर जरूरत है। क्योंकि जिसे कैडर वोट कहते हैं, तो कैडर वोट का जो रिलेशन है मुस्लिम वोटर्स के साथ, वो बिठाने में अगर बहुजन समाज पार्टी कामयाब हो जाती है, तो भागीदारी जो दे रहे हैं ऊपरी तौर पे हमें जो भागीदारी दिख रही है, तो वही भागीदारी हमको वोटर्स में नजर आएगी। दूसरी बात, तो बहुजन समाज पार्टी लगातार चाहे आजम खान के मामले को लेकर उसके समर्थन में बहुजन समाज पार्टी ने कई बार बात की है। और जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार भी रही तो उस समय भी मुस्लिम समाज को ना सिर्फ अभी नगर निगम चुनाव में या भागीदारी मिली, बल्कि सरकार में रही बहुजन समाज पार्टी की, तब भी मुस्लिम समाज का खासा ख्याल रखा गया। उसके एजुकेशनल राइट्स को लेकर भी बहुजन समाज पार्टी के समय में काम हुआ है। उसके धार्मिक आज़ादी को लेकर भी बहुजन समाज पार्टी में काम, और रिप्रेजेंटेशन का भी खासा ख्याल बहुजन समाज पार्टी में रखा गया है। लेकिन आज की तारीख में जो है थोड़ा जो ये कैसे माहौल जो है वो काफ़ी कुछ बदल गया है और सिनारियो थोड़ा चेंज हो गया है। क्योंकि मुस्लिम समाज जो है वो निर्णायक भूमिका में है, जैसा कि आप कहते हैं, बट अब वो बल्क वोट जो है उसको मतलब उसको वोट बैंक में तब्दील करना और उस वोट बैंक का इस्तेमाल 2024 के लिए एज अ निर्णायक भूमिका में करना वो काफ़ी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन
अगर बीजेपी है तो बीजेपी के अपोज में अगर कोई रोक सकता है तो वो नॉन हिंदू आइडियोलॉजी वाली ही आइडियोलॉजी वाली पार्टी ही रोक सकती है, जिसमें कि समाजवादी पार्टी तो हमें नहीं नजर आती है, वो नॉन हिंदू की बात नहीं करती है या फिर नॉन हिंदू राष्ट्र वाली बात नहीं करती है। वो कहीं ना कहीं हवन, पूजा पाठ और जो भी कथा और वो तमाम चीजों में नजर आती है। तो जो जो चीजें वहां दिख रही है वो यहाँ पर भी दिखती है। तो इसमें मुस्लिम समाज जो है वो डर जाता है, क्योंकि मुस्लिम समाज को ने लगातार 70 साल तक कांग्रेस की सरकार इसीलिए बनाया देश के अंदर क्योंकि बीजेपी नहीं आनी चाहिए, मतलब सांप्रदायिकवादी ताकतें नहीं आनी चाहिए। ये मुस्लिम समाज को हमेशा डर रहा कि अगर सांप्रदायिक ताकतें जब मजबूत होगी तो हमारे संवैधानिक अधिकारों के साथ भी छेड़छाड़ होती है और उत्पीड़न भी होते हैं। तो अब मुस्लिम समाज इस निर्णायक भूमिका में पहुंचा है। तो मुस्लिम समाज के पास 2-3 ऑप्शन तो नजर आ रहे हैं, जिसमें कि AIMIM भी एक नजर आ रहा है, कांग्रेस भी नजर आ रही है और बहुजन समाज पार्टी भी नजर आ रही है। तो बहुजन समाज पार्टी तो अपनी तरफ से सारी कोशिश कर रही है, लेकिन उसका जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है, जो सेटअप बूथ और सेक्टर पर मिलता है, उस सेटअप में बहुजन समाज पार्टी में मुस्लिम वोटर्स या फिर मुस्लिम कार्यकर्ता जो है वो होने चाहिए। अगर वो आ जाते हैं तो चूंकि मुस्लिम नेता रहता है और उसको भागीदारी मिलती है, बट वोटर्स के साथ अगर कम्युनिकेशन ना हो तो वो जो वोट बैंक में तब्दील होना, मतलब मुस्लिम वोटर्स का बसपा के वोट बैंक में तब्दील होना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये अगर ये थोड़ा लूपहॉल है, अगर इसमें बहुजन समाज पार्टी काम करती है तो बेशक जैसे जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी के साथ मुस्लिम इसके पहले बना रहा, आने वाले 2024 में भी बना रह सकता है। और जितने भी बहुजन समाज पार्टी चुनाव फेस करती है तो अपना समीकरण, हालांकि बहन मायावती जी का जो समीकरण है, सोशल इंजीनियरिंग का जो फॉर्मूला है, उसे तो कोई पकड़ नहीं सकता, कोई उसका एनालिसिस भी नहीं कर सकता। हो सकता है कि इस पर काम भी हो रहा हो, लेकिन फिर भी हम जब क्या बात कर रहे हैं संभावना की, तो ये एक संभावना है। जी जी स्नेहा जी। प्रवेश जी, अखिलेश यादव ने दलितों का वोट साधने के लिए चंद्रशेखर आजाद जो है, चंद्रशेखर आजाद रावण पश्चिम से जो आते हैं सहारनपुर से, उनको अपने साथ लाने की कोशिश की। खतौली सीट पे एक एक्सपेरिमेंट किया और वहां पर वो कामयाब भी होता नजर आया। लेकिन क्या चंद्रशेखर आजाद अखिलेश यादव के साथ क्या चंद्रशेखर आजाद समाजवादी पार्टी को जो बहुजन समाज का वोट है, जो दलित समाज का वोट है, वो दिला सकते हैं या नहीं? गौरव जी, एक बात समझिए कि जहां खतौली में उपचुनाव हुआ था वहां बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट नहीं था। ऐसी स्थिति में दलितों को वोट डालना था, जिन दलितों को वोट डालना था, तो उन्हें लगा कि हमारा नेता चंद्रशेखर आजाद है, तो उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के साथ चले गए। लेकिन जहां बसपा का कैंडिडेट रहा है वहां चंद्रशेखर आजाद को नजरअंदाज किया है दलित मतदाता ने। आप इसका उदाहरण आगरा ले लीजिए, सहारनपुर ले लीजिए, मेरठ ले लीजिए, मुजफ्फरनगर ले लीजिए। मुजफ्फरनगर की जो अधिकांश नगर पंचायत की सीटें हैं वहां ये क्लियर है कि दलित मतदाता बिल्कुल एक मुश्त होकर अधिकांश दलित मतदाता है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ गया। उसका कैंडिडेट हारे या जीते वो अलग विषय है, लेकिन उन्होंने जो है अपनी पार्टी को वोट किया है। आप जहां के बसपा जहां के चंद्रशेखर आजाद सहारनपुर से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति हैं, उनके अपने खुद के मेयर की सीट पर क्या हश्र हुआ है, उसी सीट पर उन्होंने अखिलेश यादव के साथ बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मतदान से 2 दिन पहले। तो आप ये देखिए कि वहां दलित मतदाता ने बिल्कुल उनके अपने होम गृह जनपद में चंद्रशेखर आजाद को बसपा प्रत्याशी बसपा के सामने नकार दिया पूरी तरीके से। यही स्थिति कमोबेश हर जगह पर आपको नगर निकाय चुनाव में देखने को मिलेगी। तो आप जहां बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट होगा वहां दलित की पहली पसंद हाथी होगा। ये तो आप इस बात से ये तो साफ नजर आ रहा है। हो सकता है कि जहां बसपा ना लड़ी हो, जहां बसपा का कैंडिडेट ना हो, वहां दलित चला गया हो चंद्रशेखर के साथ, जैसे खतौली की बात, खतौली का जिक्र आप कर रहे हैं। लेकिन जहां बसपा ने चुनाव लड़ा, आप आजमगढ़ सीट ले लीजिए, आजमगढ़ उप लोकसभा की सीट पर उपचुनाव हुआ तो वहां दलित मतदाता पूरा एक मुश्त बसपा कैंडिडेट के साथ गया, जिसकी वजह से 2,70,000 वोट गुड्डू जमाली ने हासिल किया। बसपा के कैंडिडेट गुड्डू जमाली थे। तो आप ये देखिए कि जहां बसपा है वहां दलित मतदाता बसपा के साथ है, वहां चंद्रशेखर रावण का जो फैक्टर है वो कोई कारगर या काम नहीं करता है। और आज की डेट में सुनने में ये आ रहा है कि चंद्रशेखर आजाद भी खुद अखिलेश से नाराज है।
वो जयंत चौधरी के साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के मुखिया के साथ, सुप्रीमो के साथ कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, कहीं मंच शेयर नहीं कर रहे। सहारनपुर की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ दीजिए, उसके बाद से या उससे पहले कहीं चंद्रशेखर आजाद जो समाजवादी पार्टी के मंच पे या समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के साथ नजर नहीं आए हैं। तो वो अपना गठबंधन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकदल के साथ तो देख रहे हैं, मगर वो समाजवादी पार्टी के साथ वो भी नहीं देख रहे हैं। और रही बात जैसे स्नेहा जी ने कही कि संगठन को मजबूत करने की, अगर बहुजन समाज पार्टी अपना थोड़ा सा जो संगठन है, संगठनात्मक ढांचा है, उसमें थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है। जैसे क्या है कि दलित ही अध्यक्ष होगा जिले का, अगर इससे बाहर निकल जाती है बहुजन समाज पार्टी, जहां मुस्लिम बाहुल इलाके हैं या राजपूत बाहुल इलाके हैं या जाट बाहुल इलाके हैं या गुजर बाहुल इलाके हैं, अगर वो दूसरे समाज का भी अध्यक्ष बनाती है तो कहीं ना कहीं उसका फायदा होता है। तो ये इस चीज से थोड़ा सा बहुजन समाज पार्टी को बाहर निकलना होगा कि उसको ये दिखाना होगा, जब नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का, तो वो संगठन में भी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाला दिखना चाहिए। वो केवल टिकटों में नहीं दिखना चाहिए, वो आपके पार्टी के संगठन में भी, पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में भी नजर आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत बहुजन समाज पार्टी को भी है, अगर दलित के अलावा दूसरे समाज के मतदाताओं को अपने साथ मजबूती के साथ जोड़ना है और उसको में मजबूती लानी है 2024 को देखते हुए। तो जिस तरीके से पहले बहुजन समाज पार्टी, ऐसा नहीं है कि पहले सिर्फ दलित ही जिला अध्यक्ष होते थे, दलितों को ही संगठन में जिम्मेदार पदों पर बैठाया जाता था, पहले दूसरे समाज के लोगों को भी बैठाया जाता था। तो उसे पुरानी वाली व्यवस्था में लाने की जरूरत है, ताकि दूसरे समाज का भरोसा आप पर बने। खड़े होके कल कोई दूसरा दल कह देता है कि बहुजन समाज पार्टी में तो दलित के अलावा कोई किसी को अध्यक्ष नहीं बना सकते, तो ये एक जो मिथक है इसको तोड़ने की जरूरत है बहुजन समाज पार्टी को। विपक्ष को कोई मौका बहुजन समाज पार्टी को नहीं देना होगा, ताकि विपक्ष कोई ऐसा मुद्दा उठाए जिसका सीधा असर मतदाता पर पड़े। तो हर आदमी ये चाहता है, आज हर समाज ये चाहता है कि उसे उसकी हिस्सेदारी मिले, उसको उसके संगठन में उसे भी हिस्सेदारी हो। और खासकर मुस्लिम मतदाताओं की बात, मुस्लिम समाज की बात आप कर रहे हैं, तो मुस्लिम समाज इस समय अपनी क़यादत को लेकर और अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर सजग नजर आ रहा है। खासकर युवा जिस तरीके से आगे आ रहे हैं, तो युवा वर्ग का यह है कि हमें हमारी हिस्सेदारी चाहिए, उन्हें अपनी क़यादत को बचाने की एक चिंता कहीं ना कहीं युवा नेताओं में नजर आती है, युवाओं में नजर आती है। और खासकर जो मुस्लिम मतदाता है, जो वोट डालने वाला वोटर है, नेताओं के से अगर हम इधर बात करें, हट के बात करें, तो वो चाहते हैं कि हमारी क़यादत बचेगी, हमारी कोई बात कहने वाला होगा तो हमारी बात सुनी जाएगी, हमारी कोई बात ही कहने वाला नहीं होगा, चाहे वो संगठन हो, सदन हो या सड़क हो, तो हमारी कौन बात कहेगा। तो ये एक बड़ी बात है। तो इसको समझने की जरूरत है कि उन्हें अपनी क़यादत चाहिए, उन्हें हिस्सेदारी चाहिए। जो पार्टी उन्हें हिस्सेदारी देगी, जो पार्टी उनको चुनाव में हिस्सेदारी देगी, जो पार्टी उन्हें संगठन में हिस्सेदारी देगी, जो पार्टी उन्हें उनकी क़यादत को जिंदा रखने की बात करेगी, तो वो उसके साथ जाएगा। ऐसा मेरा मानना है कि आज के युवाओं में इस तरह की सोच पैदा हो रही है, आज के मतदाताओं में इस तरह की सोच पैदा हो रही है। मुस्लिम समाज में नहीं है, दलित समाज में भी सोच पैदा हो रही है, ये दलित समाज में भी है, ये राजपूत समाज में भी है, ये जाट समाज में भी है। हर आदमी अपनी हिस्सेदारी चाहता है, तो उसे चाहता है कि जो मेरे समाज की हैसियत है, उस मेरे समाज की हैसियत के हिसाब से मुझे संगठन में भी स्थान मिले, हमारे समाज को टिकटों में भी स्थान मिले, हमारे समाज को अगर सरकार बनती है तो उसमें भी स्थान मिले। तो ये एक बड़ी सोच है, और इस सोच के साथ युवा। हेलो, समाजवादी पार्टी में पिछले दिनों स्टार प्रचारकों की सूची का मामला रहा हो, 40 स्टार प्रचारकों की सूची जो जारी की गई, तो उसमें एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं था। पिछले दिनों ओबीसी के जो जिला अध्यक्ष और प्रदेश की कमेटी घोषित की गई है, उसमें मुस्लिम चेहरे नदारद रहे। महिला की कमेटी घोषित की गई, तो उसमें मुस्लिम चेहरे नदारद रहे। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों में ये बात घर कर गई है कि ये आदमी ये पार्टी हमें ना संगठन में जगह दे रही है, ना चुनाव में टिकटों में हमारा हक हमें मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पार्टी अब हमारे पक्ष की बात नहीं कर रही है, हम लोगों को हमारी हिस्सेदारी नहीं दे रही। हम लोगों की क़यादत जो है लगातार समाजवादी पार्टी के साथ जाने से, पिछले 5 चुनाव में हम समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी क़यादत लगातार कमजोर होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये सोच, ये विचार मतदाता के बीच आने लगा है, समाज के लोगों के बीच आने लगा है। तो यही एक बड़ी वजह है कि आज समाजवादी पार्टी से मुस्लिमों की नाराजगी की एक बड़ी वजह ये सब चीजें हैं, क्योंकि मुस्लिम हो या कोई भी समाज हो, वो अपनी हिस्सेदारी को छोड़ना नहीं चाहता। और ये सही भी है कि हर आदमी को हक है, लोकतंत्र है, उसे अपनी हिस्सेदारी चाहिए। हर आदमी को हिस्सेदारी मांगने का अपना अधिकार है, क्योंकि वो आपकी सरकार बनाए। नेताजी को 3 बार मुख्यमंत्री मुस्लिम मतदाताओं ने
वोट दिया, दूसरे समाज के लोगों ने भी वोट दिया, तब जाके 3 बार नेताजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अखिलेश यादव जी एक बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो कहीं ना कहीं उन्हीं मतदाताओं के वोटों की बदौलत रह चुके हैं। अगर वही नाराज होंगे तो फिर आप का सर्वाइव करना सियासत में वो आसान नहीं होगा। जी, जी प्रवेश जी। और जैसे कि आज पूरी इस बातचीत का एक फल निकल के आया कि अखिलेश यादव के अंदर जो सबसे बड़ा डर सता रहा है वो मुस्लिम वोटर्स को लेकर सता रहा है। लेकिन निकाय चुनाव के परिणाम के बाद भी अखिलेश यादव अपनी रणनीति में बदलाव नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव तमाम वही सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति में है, हिंदुत्व की पिच पे खेल रहे हैं। जो उनका कोर वोटर मुस्लिम वोटर है उनको प्रतिनिधित्व बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, फिर चाहे वो जिला अध्यक्षों की सूची जारी हुई हो, फिर चाहे संगठन में महिला पदाधिकारी की सूची जारी हुई हो। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर ये बात जान चुका है और मुस्लिम वोटर ये देख चुका है कि वह समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा रहा सालों से और उसने समाजवादी पार्टी को एक मजबूत स्थिति में रखा, फिर चाहे वह 2022 का चुनाव रहा हो चाहे उससे पहले के चुनाव रहे हो। लेकिन जब मुस्लिम समाज को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि 24 के चुनाव में उत्तर प्रदेश से सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है मुस्लिम समाज का वोट। अब जो भी विपक्षी दल मुस्लिम समाज के वोट को साधने में कामयाब हो जाएगा वह उत्तर प्रदेश से एक अच्छी पकड़ बनाकर ले जाएगा और काफी विपक्षी दल इस पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। हमारे दर्शकों को आज की चर्चा में खूब उनको समझ में आया होगा कि क्यों अखिलेश यादव इस समय बौखलाए हुए हैं और क्या गठबंधन की बातें चल रही हैं। ऐसे ही और गौरव जी एक बात कहना चाहूंगा आपके बीच में रोक के, आप कांग्रेस का उदाहरण इसमें ले सकते हैं। जब से मुस्लिम मतदाता और दलित मतदाता ने कांग्रेस का साथ छोड़ा है कि कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति पिछले 35-36 सालों में अपनी सरकार बनाने में नाकाम है उत्तर प्रदेश के अंदर। हालात ये है कि आज कांग्रेस के मात्र 2 विधायक विधानसभा में रह गए हैं। एक केवल रायबरेली की सीट जो सोनिया गांधी जो स्वयं की सीट है उनकी, एक मात्र वो सीट बची है। इसके अलावा उनके पास आज सीट नहीं है। राहुल गांधी खुद उत्तर प्रदेश में 2019 के लोकसभा चुनाव में अपनी सीट हार चुके हैं। तो ये उदाहरण है कांग्रेस। इसीलिए इस कांग्रेस की स्थिति, कांग्रेस की हालात से समाजवादी पार्टी को और दूसरे दलों को भी एक सीख लेने की जरूरत है। जी बिल्कुल। और जहां तक की बात है, ये बात हम कह सकते हैं, संभावनाएं लगाई जा सकती हैं कि 24 के चुनाव में उत्तर प्रदेश से मुस्लिम वोटर गेम चेंजर साबित होगा। और जो गलती कभी कांग्रेस ने की थी, एक समय था कि कांग्रेस के ने उत्तर प्रदेश में 80 और 90 के दशक में राज किया, 80 के दशक में राज किया। उसके बाद फिर जब उन्होंने रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया और तमाम जो सरकार थी वो स्वर्ण बहुल रही, तो उसके बाद उत्तर प्रदेश की जनता ने, बहुजनों ने, पिछड़ों ने नए विकल्पों को ढूंढा और वही काम अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ होता नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी अपने कोर वोटर के साथ नहीं खड़ी दिखाई दे रही है। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। आपको कैसी लगी आज की चर्चा, हमको कमेंट कर जरूर बताइएगा और इसको अपने और दोस्तों के साथ, अपने जान पहचान वालों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सब तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या चल रहा है वो पहुंच सके। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा प्रवेश जी का और स्नेहा जी का कि उन्होंने हमारे इस पैनल डिस्कशन में हमारा साथ दिया और बहुत प्रखरता से अपने विचारों को रखा। और इनके विचार, जो इनकी बातें हैं, आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि 24 के चुनाव में, कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में आपको ये सच होती नजर आएंगी। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद,